नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आरटीआई 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। यहाँ से परीक्षा में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उन आरटीआई 2009 की टोटल 38 धाराओं की और 7 अध्यायों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो है, इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की स्टार्ट करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में कि सबसे पहले आरटीआई 2009 की कल्पना किसके द्वारा की गई थी और ये बाद में प्रतिवेदन किस प्रकार से प्रस्तुत किए गए, तो जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पहले ही यह कल्पना कर दी थी, इसके बारे में सोच लिया था। ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद शिक्षा नीति 1968, 1986 और 1992 में यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं कर सके। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, लागू कब हुआ, तो जान लेते हैं। भारतीय शिक्षा नीति 1992 के 17 वर्षों बाद 2009 को 17 वर्षों बाद 2009 को 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, वहां से पारित हुआ। फिर 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, वहां पारित किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले जाए कि लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को। राज्यसभा में कब पारित किया गया, 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, और अंतिम रूप से कब पारित हुआ, तो 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा इसे हस्ताक्षर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके इसे पारित कर दिया गया और इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ ले जाए, संपूर्ण भारत में इसे कब लागू कर दिया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में ये लागू हो गया। ठीक है, अब जान लेते हैं इसमें कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं। तो देश को ये लागू करने वाला 135वां देश बना है और इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय और 38 धाराओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें अनुच्छेद 21 क में भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 21 क में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये अधिकार में एक अमेंडमेंट हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 2002 को। नीति निर्देशक तत्व में भी एक उल्लेख है इसका। ठीक है, तो कौन सा है, 45वां अनुच्छेद कहता है कि यह राज्य को यह आदेश दिया गया है, प्रत्येक राज्य को यह आदेश दिया गया है, क्या आदेश दिया गया है कि 3 से 6 वर्ष के बालक हैं उसकी शिक्षा की व्यवस्था करें। मतलब आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो अध्ययन किया जाता है बच्चों के द्वारा, उनकी व्यवस्था करें। ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है। ठीक है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के पिछड़े वर्ग के बालकों को क्या करें, जिसकी आयु 3 से 6 वर्ष की है, उनको शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, आगे बात करते हैं 51 का, जो कि मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4 क में। ठीक है ना, भाग 4 क, और इसमें उल्लेख है अभिभावकों का कर्तव्य। अभिभावकों का कर्तव्य है, जिसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया नया, और 11वां कर्तव्य में ये उल्लेख किया गया कि प्रत्येक अभिभावकों और या माता पिता का बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने का
कर्तव्य दिया गया। ठीक है, तो 51 क में क्या उल्लेख किया गया कि चार जो भाग 4 क में आता है 51 क, उसमें ये उल्लेख किया गया कि प्रत्येक अभिभावकों का या प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा के कर्तव्य थे। अब बात कर लेते हैं सभी अध्यायों की, सभी भाग की। तो फर्स्ट अध्याय है प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब इसमें लिखा है धारा 1, धारा 1 इसमें लिखा है नाम। नाम क्या होगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। विस्तार कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। और धारा 2 में क्या लिखा है? मतलब भाग 1 में, अध्याय 1 में केवल 2 धाराओं का उल्लेख है, 1 और 2। केवल कितनी धाराओं का उल्लेख है? 1 और 2। ठीक है, इन 2 धाराओं का उल्लेख भाग 1 में मतलब अध्याय 1 में उल्लेखित है। ठीक है, अध्याय 1 में उल्लेखित है, जिसमें फर्स्ट धारा में क्या लिखा है? फर्स्ट धारा में लिखा है, इसका नाम लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009, और विस्तार लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। धारा 2 में क्या लिखा है? तो धारा 2 में विस्तृत वर्णन दिया गया है, कुछ क से लेकर ये तक वर्णन दिया गया है। ठीक है, जिसमें लिखा है प्रति व्यक्ति फीस का उल्लेख है। ठीक है, कि व्यक्ति को मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी फीस देनी होगी, कितनी फीस निःशुल्क मानी जाएगी, उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए विवरण दिया गया है। अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा के बारे में लिखा है, और 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के बारे में लिखा है कि बालक की उम्र अगर 6 से 14 वर्ष की है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है, उनके बारे में। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन आ जाए, आरटीआई 2009 के अंतर्गत किन उम्र के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कक्षाओं के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, तो 1 से 8 तक। तो ये दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। उम्र कितनी है? 6 से 14 वर्ष की, और कक्षा है 1 से 8 तक की। 8 है 1 से 8 तक की। ठीक है, अब इसमें एक और बात का उल्लेख है कि विद्यालय के प्रकार है। तो विद्यालय के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से विद्यालय के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक सरकारी विद्यालय, एक निजी विद्यालय, एक अनुदानिक विद्यालय, और एक चौथा है खास श्रेणी के विद्यालय। ठीक है, तो 4 प्रकार के विद्यालयों का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में कितनी धाराओं का उल्लेख है? तो 3, 4 और 5, इन 3 धाराओं का उल्लेख अध्याय 2 में लिखा गया है। अध्याय 2 में 3, 4, 5 इन 3 धाराओं का उल्लेख अध्याय 2 में है। तो जान लेते हैं इनमें क्या लिखा है। तो अध्याय 3 में लिखा, धारा 3 में बालक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। ठीक है, तो अध्याय 3 में लिखा है बालक का निःशुल्क एवं शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष की होगी उसका उल्लेख है। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी याद रखना है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। धारा 4 में क्या है? तो धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की अधिकतर उम्र निकल जाती है, उसके बाद में उसको विद्यालय में भेजा जाता है, तो उनकी आयु के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करा जाएगा? कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर उनकी आयु 5वीं क्लास में पढ़ने की है तो उसे 5वीं क्लास में ही एडमिशन दिया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आयु के अकॉर्डिंग ही, आयु के अनुसार ही प्रवेश दिया जाए, धारा 4 में ऐसा उल्लेख है। तो धारा 4 के तहत प्रत्येक बालक को उसकी आयु की सीमा के अनुसार ही कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अब 5वीं धारा क्या कहती है? टीसी मांगने पर टीसी का प्रावधान। अगर बालक चाहता है कि अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश चाहता है तो उसे टीसी मांगने पर तत्काल टीसी दी जाए, ऐसा धारा 5 में लिखा है। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि तत्काल टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करने का प्रावधान आरटीआई 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत लिखा गया है? तो ये है धारा 5 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में
धारा 7, 8, 9, 10 और 11। धारा 7, 8, 9, 10, 11, 7 से 11 तक की धाराएं किस में लिखी हैं? अध्याय 3 में। कितनी? 7 से 11 तक की धाराएं किस में लिखी हैं? याद रखना है, अध्याय 3 में। और अध्याय 3 में क्या लिखा है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ठीक है, तो बात करते हैं धारा 7 की, धारा 6 की, धारा 6 से 11 तक की। धारा 6 में क्या लिखा है? नवीन विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, नवीन विद्यालयों की स्थापना अध्याय किस में है? ये अध्याय 3 में है, नवीन विद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो नवीन विद्यालय की स्थापना किस प्रकार की जाए, ये धारा 6 कहती है। और इसमें लिखा है कि नवीन विद्यालय की स्थापना आरटीआई 2009 की धारा 6 के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित नहीं है, जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित नहीं है वहां पर विद्यालय स्थापित किए जाए। ठीक है, 3 वर्ष के अंदर विद्यालय स्थापित करना इनका प्रावधान किया गया है कि अगर विद्यालय नहीं है तो 3 वर्ष के अंदर वहां पर विद्यालय खोले जाए। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी है तो वहां पर प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और प्रति किलोमीटर, ठीक है, बढ़ते जाए तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर 3 किलोमीटर का एरिया है, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, तो वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए एरिया होना चाहिए 1 किलोमीटर का और प्रति 3 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर 3 लिख देना, 3 किलोमीटर एरिया का विद्यालय होना चाहिए। तो वहां पर क्या, कौन से विद्यालय होना चाहिए? वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो आरटीआई 2009 कहती है कि 9 की धारा 6 कहती है कि जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है वहां पर विद्यालय की स्थापना की जाए और प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्राथमिक और प्रति 3 किलोमीटर के हिसाब से उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, ऐसा आरटीआई 2009 कहती है। ठीक है, तो आरटीआई 2009 आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्या है। आरटीआई 2009 की 6 धारा क्या कहती हैं कि जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित नहीं है वहां पर क्या किया जाए? विद्यालय स्थापित किया जाए और इस विद्यालय स्थापित किया जाए और 1 किलोमीटर क्षेत्र में वहां पर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और 3 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में दूरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा आरटीआई 2009 की धारा 6 कहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 में लिखा है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन के बारे में लिखा है आरटीआई 2009 में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात दे रखा रहता है। ठीक है, तो ये अनुपात है 65:35। ठीक है, और पूर्व में ये कितना था? 55:45 था। ठीक है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में ये अनुपात कितना है? 90:10 है। ठीक है, ये याद रखना है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात दे रखा है, उनकी भागीदारी दे रखी है, उनका अनुपात कितना है? 65:35। ठीक है, पहले कितना था? 55:45 और पूर्वोत्तर राज्य में जो 7 सिस्टर आती है, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन प्रकार के जो 6 राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं, उनमें पूर्वोत्तर राज्य में ये है 90:10। ठीक है, धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं? तो धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में शैक्षिक सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धारा 8 के अकॉर्डिंग होता है और इनके प्रमुख अधीनस्थ कर्तव्य हैं। ठीक है, उनके कर्तव्य दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या कर्तव्य है? विभिन्न शैक्षिक विस्तार करना चाहिए। ठीक है, और समुचित जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, समुचित सरकार होती है, तो उनके क्रियान्वयन के बारे में किया गया है कि जो भी शैक्षणिक योजनाएं बनाते हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, वो समुचित सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है, और उनके समुचित सरकार के कर्तव्य पूरे करने के लिए उनमें क्या करना चाहिए? एक प्राधिकारी शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए और अधीनस्थ विभाग की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, तो अधीनस्थ शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए सबसे पहले, और या फिर अधीनस्थ विद्यालय की विभाग की स्थापना की जाए। ठीक है, और धारा 9 आ गई है। तो धारा 9 में लिखा है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य लिखे हैं। इसमें लिखा है शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए और इनके क्या कर्तव्य होने चाहिए? इनका कर्तव्य होना चाहिए पहला शैक्षिक विस्तार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
विभिन्न अभिभावकों के विभिन्न अभियानों के क्रियान्वयन का नामांकन में वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, तो विभिन्न अभियान का क्रियान्वयन करना चाहिए और नामांकन में वृद्धि करना चाहिए। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा बालकों को तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, और भौतिक परिस्थितियों के जन समुदाय से शिक्षा को जोड़ना चाहिए, ये कर्तव्य है धारा 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, धारा 10 में लिखा है माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के क्या कर्तव्य भाई? तो माता पिता के कर्तव्य दे रखे हैं। इसमें माता पिता का कर्तव्य है धारा 11 में 6 से, अब धारा 11 में क्या लिखा है? 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा, मतलब आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उनके बारे में धारा 11 कहती है। ठीक है, अब अध्याय 4 के बारे में बात करते हैं। तो अध्याय 4 में लिखा है धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के बारे में। ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो अध्याय 4 में धारा 12 से लेकर 28 तक, 12 से लेकर 28 तक का उल्लेख है। ठीक है, 12 से लेकर 28 तक का उल्लेख कौन सी धारा में है? अध्याय में है 12 से 28। ठीक है, तो 12 से 28 तक की धाराओं का उल्लेख अध्याय 4 में वर्णित किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इनमें क्या लिखा है। तो धारा 12 में लिखा है 25% पदों, ठीक है, में प्रवेश, मतलब प्रत्येक विद्यालय में ये प्रावधान कर दिया गया है कि धारा 12 के अंतर्गत कि प्रत्येक विद्यालय चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें 25% निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निःशुल्क पद होने चाहिए 25% जो पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए हो। ठीक है, SC ST OBC वाले जो बालक हो पिछड़े वर्ग के, ठीक है, BPL परिवार से जुड़े हो, ठीक है, ऐसे विद्यालय के लिए क्या कर दिया गया है? 25% पदों का उल्लेख किया है कि 25% निःशुल्क पद होंगे जिसमें आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये धारा 12 कहती है। धारा 13 कहती है प्रवेश शुल्क ना लें, प्रवेश शुल्क ना लें, धारा 13 कहती है। धारा 13 में लिखा है RTI 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय प्रवेश लेने वाले बालकों में किसी प्रकार का निःशुल्क नहीं लिया जाएगा और अगर आरोप सिद्ध होता है तो उसे 25,000 रुपये का दंड वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो ये RTI 2009 के में साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 14 की, आयु प्रमाण पत्र। RTI 2009 में आयु प्रमाण पत्र धारा 14 कहती हैं आयु प्रमाण पत्र। RTI 2014 के अनुसार प्रत्येक बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभावग्रस्त में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक आयु प्रमाण पत्र के अनुसार उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं किया जाएगा, लेकिन वंचित भी नहीं किया जाएगा। क्यों वंचित क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उसको अस्पताल की अगर कोई पर्ची है या माता पिता का शपथ पत्र है या फिर आंगनबाड़ी का कोई प्रमाण पत्र है तो उसके अनुसार उसे प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का अनुसार यह है कि RTI 2009 में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार से आयु प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहा है तो उसको विद्यालय से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको अस्पताल की पर्ची के माध्यम से, माता पिता के शपथ के माध्यम से, आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र के माध्यम से उसे विद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब विद्यालय से उसे वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट धारा 15। धारा 15 है प्रवेश तिथि का विस्तारण। प्रवेश तिथि का विस्तारण किसी भी धारा के तहत, ठीक है, प्रवेश तिथि का विस्तारण होगा, मतलब तिथि को हमेशा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसको जब तक प्रवेश देने का चांसेस अधिकतम होंगे तब तक उसे प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो इस धारा में कोई प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी प्रवेश के उत्सव के दौरान प्रवेश लेने से रह गया है
तो उसे अधिकतम 6 माह के भीतर प्रवेश दे दिया जाएगा। कितने माह तक? 6 माह तक उसे प्रवेश दे दिया जाएगा, ऐसा धारा 15 में लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं ये तो हो गया, अध्याय 12-13 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 भी हो गया, ठीक है। 15 में लिखा है, इसके तहत अगर कोई बालक प्रवेश उत्सव के दौरान प्रवेश लेने से रह गया है तो उसे अधिकतम 6 माह के भीतर प्रवेश प्रदान किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 16 की। कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और धारा 17 में लिखा है, शारीरिक और मानसिक दंड नहीं जाएगा, और ऐसा दिया गया है तो जुर्माना वसूल किया जाएगा 50,000 रुपये और 6 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और धारा 18 में लिखा है, धारा 18 में क्या लिखा है? विद्यालय की मान्यता, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय को अपनी मान्यता लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भारतीय अधिनियम 1989 व 91 के अकॉर्डिंग विद्यालय को मान्यता के तहत ही विद्यालय संचालन करने का प्रावधान किया गया है, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है, जब तक उसे मान्यता नहीं दी गई है सरकार के द्वारा, तब तक उसे विद्यालय का संचालन करने का प्रावधान नहीं है, तो वो संचालन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया गया तो वह गैर कानूनी रूप से माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है धारा 19 की। विद्यालय के मान और मानदंड, विद्यालय के कुछ मान और मानदंड दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है, एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए? 45। परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे रीट का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो या यूजीसी नेट का हो, यहाँ से ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में लगभग आ चुका है, ठीक है। लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए, तो वो है 45, ठीक है। तैयारी सहित, ठीक है, तैयारी सहित। और लिखा है बी में, पृथक एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटों की संख्या कितनी होगी? 800, ठीक है। एक सप्ताह में कितने? 45। एक सप्ताह में 45 होंगे और एक वर्ष में 800 होंगे, ठीक है। एक वर्ष में 800 होंगे। एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष के दिवसों की संख्या 200 होंगे। दिवसों की संख्या कितनी होगी? 200, ठीक है। एक वर्ष में दिवस की संख्या 200 होंगी, घंटों की संख्या 800 होगी, ठीक है। एक सप्ताह में 45 घंटे होंगे तैयारी सहित, ठीक है। तो ये मानदंड है, ये प्राथमिक विद्यालय के मानदंड हैं। अब उच्च प्राथमिक के भी देख लेते हैं। तो उच्च प्राथमिक में विद्यालय में एक सप्ताह में कितने घंटे होंगे? तैयारी सहित 48 घंटे, ठीक है। एक वर्ष में कितने घंटे? 1000 घंटे तैयारी सहित, ठीक है। और एक वर्ष में कितने? 220 दिन तैयारी सहित। तो ये उच्च प्राथमिक के हैं। एक सप्ताह में 48 घंटे, एक वर्ष में 1000 घंटे और एक वर्ष में 220 दिन तैयारी सहित, ये उच्च प्राथमिक के हैं, ठीक है। ये उच्च प्राथमिक के प्रावधान हैं, ठीक है। अब बात करते हैं धारा। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो बिल्कुल इस पॉइंट को आप भूलना नहीं है। धारा 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है बार बार, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है, एक सप्ताह में प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में कितना है? 45। एक वर्ष में कितना? शिक्षण घंटे 800 और दिनों की संख्या 200, ठीक है। उच्च प्राथमिक में 48, 1000 और 220, ठीक है। 20 धारा की बात करते हैं। धारा 20 में अनुसूची में परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। कोई अनुसूची में परिवर्तन करना है तो वो प्रावधान केंद्र सरकार को दिया गया है। धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएमसी का उल्लेख कौन सी धारा में है? एसएमसी मतलब स्कूल प्रबंधन समिति। धारा 21 में स्कूल प्रबंधन समिति का उल्लेख है और आरटीआई 2009 की धारा 21 के तहत किसी भी विद्यालय में संचालन में एक प्रबंधन समिति का अभाव में
उसका संचालन नहीं किया जा सकता है, तो ये एक एसएमसी का होना अनिवार्य है। और इसमें जो संख्या है वो वर्तमान में 16 सदस्य की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो एसएमसी में वर्तमान में प्रेजेंट में 16 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, और 4 सदस्य जो प्रेक्षांक शिक्षक और शिक्षिका होगी। ठीक है, और एक सदस्य होगा सचिव होगा, एक विद्यालय का प्रभावी होगा। जब एसएमसी पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो अभी केवल इतना याद रखना है, एसएमसी का उल्लेख है धारा 21 में, और इसमें 16 सदस्यों का उल्लेख होता है। ठीक है, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएमसी की बैठकों की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एसएमसी की बैठक हर 3 माह में होती है, मतलब वर्ष में 3 बार। ठीक है, वर्ष में 3 बार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 22 की, विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण एसएमसी की साधारण समिति के द्वारा किया जाता है, और इसका क्रियान्वयन कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। योजना का निर्माण 3 वर्ष के लिए किया जाता है, एक वर्ष के लिए 3 वार्षिक योजनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। धारा 22। धारा 23 कहती है शिक्षकों को योग्यता एवं शर्तें। ठीक है, जो शिक्षकों की योग्यता है उनको किस प्रकार से शिक्षक भर्ती की जाए, उनकी योग्यता और शर्तें दी रखी होती हैं धारा 23 में। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायत का निवारण। ठीक है, तो शिक्षकों के कर्तव्य है क्या है और उनकी शिकायतों का निवारण किस प्रकार से है, तो ये धारा 24 में लिखा है। शिक्षक के निम्न कर्तव्य होते हैं कि वो समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण करें, विद्यालय विकास योजना में सहायता प्रदान करें। ठीक है, और शैक्षिक गतिविधियों के संचालन करें, विद्यालय में अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करें, समय समय पर बालकों बालिकाओं को जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन पूरा करें, और बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करना चाहिए, साथ ही शिक्षकों का सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। ये सब अध्यापक के एक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 25 की, क्योंकि यहाँ से भी अधिकतर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर है शिक्षक और छात्र का अनुपात दे रखा रहता है। शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना कितना होना चाहिए, कितने शिक्षकों पर कितने छात्र होने चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक छात्र का अनुपात दे रखा है, 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है हमने, ए और बी। ठीक है, इस तरफ देखते हैं छात्रों की शिक्षकों की संख्या का अनुपात, 1 शिक्षक पर 30 छात्र। ठीक है भाई, 2 शिक्षक पर 30 से 60 छात्र होने चाहिए, और 3 शिक्षक पर 61 से 90, और 4 पे 91 से 120, और 5 पे अकॉर्डिंग 5 पे क्या हो जाता है, एक एचएम जो एचएम होता है हेडमास्टर, उनकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति 5 शिक्षक प्लस 1 एचएम पर कितने विद्यार्थी होने चाहिए, 121 से 200 के बीच में हो सकता है। ठीक है, और 200 से अधिक होने पर प्रति 40 बालकों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, छात्रों की संख्या 121 से ऊपर होने पर एक एचएम का पद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सर्जित हो जाएगा। ठीक है, मतलब 121 जैसे ही स्टूडेंट हो जाते हैं संख्या, तो एक एचएम का पद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सर्जित माना जाता है कि वहां पर एक एचएम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है, 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, और 30 के ऊपर 60 तक कितने होने चाहिए, 2, और 90 तक कितने होने चाहिए, 3, 120 तक 4, और 200 तक 5 होने चाहिए, और 200 से 1 ज़्यादा हो गया तो एक एचएम का पद ऑटोमेटिक सर्जित हो जाएगा, और 200 से ऊपर प्रति 40 में एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। अब बात करते हैं विद्यालय स्तर पर। ठीक है, विद्यालय स्तर के आधार पर यह शिक्षक छात्र के अनुपात के आधार पर था। अब विद्यालय स्तर के आधार पर बात करते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षा में अनुपात होना चाहिए 1:30 का अनुपात। कक्षा 1 से 8वीं तक का अगर कोई विद्यालय है तो अनुपात होना चाहिए 1:40, और 6 से और 8 तक का है तो 1:35। ठीक है, ये भी याद रखना है। एसएम और सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पर अनुपात होना चाहिए 1:40,
ठीक है। रामसा के अकॉर्डिंग 1:40 होना चाहिए, ठीक है, और मॉडर्न स्कूल के अकॉर्डिंग 1:40 होना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न स्कूल के लिए आदर्श अनुपात है कितना पूछा गया है परीक्षा में, आदर्श अनुपात 1:25 होना चाहिए, अनुपात 25, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है, आपको याद रखनी है। कौन सी धारा में ऐसा लिखा है? छात्र शिक्षक का अनुपात 25 धारा में, ठीक है, 25 धारा में। 26 धारा में लिखा है रिक्त पदों को भरना, तो 26 धारा में लिखा है रिक्त पदों को भरना। विद्यालय को स्वीकृति शिक्षकों के अगर रिक्त पद हैं तो 3 वर्ष के अंतर्गत उसे भरना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार से विद्यालय में अधिकतम 10% से रिक्त पद नहीं हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर 10% पद रिक्त है तो उसे तुरंत भरना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। 3 वर्षों के भीतर उसे तुरंत भरे जाए ऐसे पद का प्रावधान किया गया है। रिक्त पदों की भर्ती के प्रावधान किस में है? धारा 26 में है। धारा 27 में है। धारा 27 में गैर शैक्षिक कार्यक्रमों की ये जो गैर शैक्षिक कार्य हैं उनकी कार्यों में नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब किसी भी शिक्षक को अगर गैर शैक्षिक कार्य हैं, ठीक है, तो उसमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। कहाँ पर? सिवाय इसके तहत किसी भी शिक्षक की नियुक्ति गैर जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनमें सरकार नियुक्त नहीं कर सकती है, ऐसा प्रावधान लिखा है। सिवाय किसके? जनगणना में उसे नियुक्त किया जा सकता है, चुनाव कार्य में नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के अलावा अगर विद्यालय के शिक्षक को कहीं और नियुक्त किया गया है तो वह गैर कानूनी माना जाता है, ठीक है। धारा 28 क्या कहती है? धारा 28 है ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन पर रोक, ठीक है। प्राइवेट ट्यूशन, अगर कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है तो उस पर रोक का प्रावधान किया गया है धारा 28 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, इसमें धारा 29 और 30 का प्रावधान किया गया है। 2 धाराओं का उल्लेख है। धारा 29 कहती है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम निर्माण एवं पूर्ण करना, ठीक है। धारा 29 के अंतर्गत शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है, SIERT द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसे पूर्ण करवाने का कार्यक्रम जो काम है वो सर्व शिक्षा अभियान का होगा, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा उसको SIRT के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसको पूर्ण करवाने का काम किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का है। धारा 30 में है प्रमाण पत्र प्रदान करना, ठीक है, विद्यालय को प्रमाण पत्र प्रदान करना, धारा 30 में है। अध्याय 7 में लिखा है 3 धाराओं का उल्लेख है। अध्याय 7 4 धाराओं का 31, 32, 33, 34, ठीक है। इसमें लिखा है बालक के शिक्षा अधिकार का संरक्षण। धारा 31 में शिक्षा का अधिकार की मॉनिटरी। धारा 32 में बालकों की शिकायतों का निवारण। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 38 में राज्य सरकार परिषद का सहकार परिषद का गठन, ठीक है, राज्य सहकार जो सलाहकार होती हैं उस परिषद का गठन धारा 34 में है। अध्याय 7 में लिखते हैं प्रकीर्ण विस्तारण फैलाव, ठीक है। तो इसमें धारा 35 में निर्देश एवं योजना निर्माण केंद्र सरकार द्वारा। धारा 36 में लिखा है दंड से पूर्व अधिकारी की नियुक्ति, जो सरकम अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति। धारा 37 में है दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद नहीं, और धारा 38 में है राज्यों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है। तो ये हमने आज RTI 2009 को संपूर्ण डिटेल्स के साथ में पढ़ लिया है, ठीक है। इनमें 7 धाराओं का हमने उल्लेख किया है और 7 अध्यायों का उल्लेख किया है और 38 धाराओं को हमने एज इट इज पढ़ लिया है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के चांसेस बहुत ही कम है, न के बराबर यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा। क्वेश्चन आपके आज जो वीडियो है उसी में से हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।